नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संघीय मंत्री परिषद। इसकी पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था संघ की जो कार्यपालिका की मंत्री परिषद थी, उसमें हमने प्रधानमंत्री को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ जो उनका पूरा एक मंत्री परिषद होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, आर्टिकल 74। जितना भी ये मंत्रिपरिषद से संबंधित चीज़ें निकल के आएंगी वो कहीं ना कहीं पूरा सारा आर्टिकल 74 में ही है, 74 और 75 में। तो बारी बारी से देखते हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता करने एवं उसे सलाह देने हेतु कौन होगा? मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति की को सहायता एवं सलाह देने हेतु तो क्यों कौन होगा? मंत्री परिषद होगी, ठीक है। और उसका जो मुखिया होगा, ठीक है, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये जो सलाह है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मूल संविधान की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो जब भी कोई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे रहा था तो मूल संविधान में वो बाध्यकारी नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बाध्यकारी नहीं था। राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में कह दिया गया कि जो सलाह है वो राष्ट्रपति को क्या है? बाध्यकारी है, बाध्यकारी कर दिया गया। इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देगी उसे अब राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? बाध्य है। बात यहीं खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं 44वें संविधान संशोधन में। उसमें एक और संविधान में संशोधन किया गया और बताया गया कि ये जो सलाह है राष्ट्रपति पर है तो बाध्यकारी, लेकिन राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु ठीक है भेज सकता है। किसके पास? पुनः मंत्रिपरिषद के पास एक बार भेज सकता है। अब जो मंत्रिपरिषद है वो उस सलाह को माने जो राष्ट्रपति ने भेजा है, या एज इट इज उसको पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे। अब जब दोबारा से लौट के पुनः राष्ट्रपति के पास आएगा तो अब राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? दोबारा आने पर राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा। अब सलाह उसको क्या होगी? माननी ही पड़ेगी। तो ये तीन तरह की बातें यहाँ पर आप आर्टिकल 74 के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 75 की। देखिए, जो भी चीज़ें हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित वो आर्टिकल 74 और 75 का ही निचोड़ हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी मेंस में लिखने के आएंगी तो चीज़ों को आप आर्टिकल 74 75 के दायरे के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और फिर जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी तो प्रधानमंत्री जो बनेगा उसकी सलाह से, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दिया, और नियुक्ति ऐसे नहीं करेगा कि किसी भी व्यक्ति को उठाया और नियुक्त कर दिया, नहीं, जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उसकी सलाह से फिर जो बाकी मंत्री बनाए जाने हैं उनको वहाँ पर बनाया जाएगा, और ये काम राष्ट्रपति करेगा। तो ये 75 का 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
75 का 2 कहता है आर्टिकल कि ये जो मंत्री होंगे, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। अब ये प्रसाद पर्यंत क्या काम है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी व्यक्ति सह मंत्री को हटा सकता है, लेकिन हटाएगा तभी जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करेगा? सलाह देगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा और मंत्रिपरिषद देगी। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई मंत्री, ठीक है, अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है या प्रधानमंत्री ने ऐसी सलाह दी है कि इसको हटाना है, तो वहाँ पर क्या करेगा? राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकता है, ठीक है, कभी भी। इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये प्रसाद पर्यंत काम कर रहा है। 75 का 3 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी? ढह जाएगी। यहाँ पर यह नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को ही हटाया जाएगा, नहीं। अगर अविश्वास प्रस्ताव होगा, क्यों? क्योंकि वो पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से वहाँ पर उत्तरदायी है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। इसी बात को लेकर लॉर्ड मार्ले थे, उन्होंने कहा था कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो साथ ही में तैरती है और साथ ही में क्या होती है? डूब जाती है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वहाँ पर उत्तरदायी होती है। तो ये आर्टिकल 75 में 3 चीज़ें कही गई हैं। पहली, पीएम की नियुक्ति और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। दूसरा कहता है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। और तीसरा कहता है कि जो मंत्रिपरिषद पूरी है हमारी, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, ये तो रही बात आर्टिकल 75 की। अब बात करते हैं जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी होगी। कितने मंत्री रखे जाएंगे? संख्या, अगर हम संख्या की बात करें तो मूल संविधान में कुछ भी डिफाइन नहीं था कि कितनी संख्या रखी जाएगी। मूल संविधान में कुछ भी डिफाइन नहीं था। एक तो मूल संविधान की बात आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें क्या चीज़ें हुई थी देखते हैं। तो मूल संविधान में तो इनकी संख्या जो थी उसको डिफाइन नहीं किया गया था, कितना भी रख सकते हो। लेकिन जब 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें कहा गया कि जो लोकसभा है, लोकसभा की सदस्य या कुल सदस्य संख्या के, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% ही, अब जो मंत्री बनाए जाएंगे वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने बनाएंगे? 15% ही बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर 91वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था, इसमें बात ये जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं मंत्री जो हैं वो कहाँ कहाँ से बनाए जाएंगे। मंत्री, पहला तो लोकसभा के भी हो सकते हैं, ठीक है, और राज्यसभा से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्यसभा से भी मंत्री, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी वहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है मंत्रिपरिषद में। एक कैटेगरी और आती है, वो कैटेगरी ऐसी है कि किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी, अब यहाँ पर एक दिमाग में प्रश्न होता होगा कि भाई मंत्री है तो उससे कहीं ना कहीं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य तो होना ही चाहिए,
ऐसे कैसे किसी को मंत्री बना सकते? रोड पर से उठाया क्या मंत्री बना देंगे? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का क्या है, सदस्य नहीं है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन दे दी गई यहाँ पर कि उसको 6 माह के अंदर, कितने, 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। ठीक है, मंत्री तो बना दिया जाएगा उसको प्रधानमंत्री की सलाह से, मतलब प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है 6 माह के लिए। लेकिन शर्त यही है कि 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी ही लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ले या राज्यसभा की सदस्यता ले। और ऐसा सिर्फ एक ही बार बनाया जा सकता है। A.R. चौहान, एक केस हुआ था A.R. चौहान वर्सेस पंजाब राज्य। एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि भाई ऐसे तो सड़क से किसी को भी उठा दिया जाए और उसको भाई मंत्री बना दिया जाए, चलो आओ तुमको मंत्री बनाते हैं। ठीक है, बन गया मंत्री, 6 महीने तक रहा। 6 महीने के बाद फिर से प्रधानमंत्री ने क्या किया, चलो तुमको फिर से बना देते हैं मंत्री। तो इस तरह 6-6 महीने करके तो उसको तो हम जब तक चाहें तब तक बना सकते हैं मंत्री। लेकिन ऐसा नहीं है। A.R. चौहान वर्सेस पंजाब राज्य ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक बार ही, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा, कैसा, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बनाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। और सिर्फ उसको कितनी बार किया जा सकता है ऐसा? सिर्फ एक बार। ये नहीं कि उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो सदस्य भी नहीं है और बार बार उसको क्या कर रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक बार तो मंत्री बना सकते हैं, लेकिन दोबारा से उसको मंत्री नहीं बना सकते हैं। दोबारा से उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। अगर सदस्यता ले रहा है तो ठीक है, तब तो फिर आप किसी को भी बनाइए मंत्री, वो तो प्रधानमंत्री की चॉइस है। लेकिन अगर सदस्यता नहीं ले रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मंत्री वहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ये केस था A.R. चौहान वर्सेस पंजाब राज्य। तो ये रही मंत्री कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, और ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन उनको सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी 6 माह के अंदर। बात करते हैं शपथ की। शपथ की, तो ये जो मंत्री हैं ये प्रधानमंत्री की तरह ही पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद की शपथ, भाई संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए, ठीक है, प्रयास करूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा, यही। और गोपनीयता का मतलब जितने भी गोपनीय चीज़ें हैं, ठीक है, उनको मंत्रिपरिषद तक ही सीमित रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे मान लीजिए बजट से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा गोपनीय होती हैं कि कैबिनेट मंत्री तक ही सीमित रहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कैबिनेट से या मंत्रिपरिषद से बाहर नहीं जाने दिया जाता है उन बातों को। तो ऐसी चीज़ों को सिर्फ गोपनीय रखा जाएगा। तो गोपनीयता की भी शपथ वहाँ पर ली जाती है। तो पद और गोपनीयता की शपथ वहाँ पर सारे मंत्री लेते हैं। फिर बात आती है वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते, तो ये जो वेतन भत्ते हैं ये संसद द्वारा निर्धारित होता है। संसद द्वारा निर्धारित। जितने भी मंत्री होते हैं उनके सबके वेतन जो भत्ते होते हैं वो संसद ही निर्धारित करती है कि कितना देना है, कितना नहीं देना है। उसके बाद बात आती है कार्य की। तो इनका एक ही कार्य है, नीति निर्धारण में राष्ट्रपति को क्या करना, सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना तथा नीति निर्धारण में राष्ट्रपति की सहायता करना। तो जो भी नीति निर्धारण होगा, जो भी नियम विनियम बनेंगे, है ना, उन सब में राष्ट्रपति की क्या करेगा, सलाह करेगा, राष्ट्रपति की सहायता करेगा। सलाह मंत्रिपरिषद ही देगी, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। तो इनडायरेक्टली सलाह कौन दे रहा है, प्रधानमंत्री दे रहा है। तो यही कार्य इनका हो जाएगा। अब मंत्रिपरिषद की संरचना देख लेते हैं, कौन कौन से मंत्री इस संरचना के अंदर आएंगे। तो मंत्रिपरिषद की संरचना,
रचना। संरचना के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इसी में हम किचन कैबिनेट पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे उपमंत्री। उपमंत्री। फिर चौथे नंबर पे एक और कैटेगरी होती है संसदीय सचिव की। अब बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में वे सारे मंत्री आते हैं जिनको बहुत मुख्य मुख्य काम सौंपे जाते हैं या जिनके अंतर्गत बहुत मुख्य विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया। ठीक है, ये सारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं विभाग, उनमें जो मंत्री रखे जाते हैं वो होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है कि जो विशेष या अति महत्वपूर्ण मंत्रालय, विशेष और अति महत्वपूर्ण मंत्रालय, और ज़्यादातर जो नीति निर्धारण होता है इन्हीं की डिसीजन से हो जाता है। पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह, ठीक है, कभी कभी नहीं भी ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही क्या किया, सलाह ली, बैठक बुलाई और सलाह प्रधानमंत्री तक पहुंच गई और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को पहुंचा दिया और काम हो गया। तो कैबिनेट मंत्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्री होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी विशेष पद होते हैं या जितने भी विशेष मंत्रालय होते हैं, ठीक है, वो इनके अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है हमारी राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी एक इम्पॉर्टेंट पद होता है। इसके अंतर्गत या तो किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया कि भाई स्वतंत्र रूप से आप उस मंत्रालय को देखिए, या कैबिनेट मंत्री का सहयोगी बना दिया गया। ठीक है, तो राज्य मंत्री जो होते हैं या तो उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है या किसी भी कैबिनेट मंत्री का सहयोगी बना दिया जाता है कि आप जो कैबिनेट मंत्री हैं इनके साथ रहकर, ठीक है, इनका सहयोग करेंगे, साथ में इनका काम करेंगे। तो ये होगी राज्य मंत्री की बात। अब बात आती है उपमंत्री। उपमंत्री, ये जो उपमंत्री होते हैं इनको कोई विभाग नहीं दिया जाता है, कोई विभाग नहीं दिया जाता है। होते तो मंत्री हैं लेकिन इनको विभाग नहीं दिया जाता। जैसे इनके पास तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, इनके पास स्वतंत्र प्रभार भी दे सकते हैं किसी विभाग का, और इनको कोई विभाग नहीं दिया जाता है। विभाग नहीं दिया जाना मतलब कि किसी प्रकार का कोई विभाग ही नहीं दिया गया। तो करेंगे क्या फिर? करेंगे क्या? ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है, कैबिनेट व राज्य मंत्री की सहायता करेंगे। ठीक है, जो उप मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री और हमारे जो राज्य मंत्री हैं इनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे, उनके कार्यों में अपना हाथ बटाएंगे। ठीक है, बस इनका यही काम है। एक लास्ट कैटेगराइजेशन जो बहुत ही कम देखने को मिलता है हमारा है संसदीय सचिव। ये अभी तक 1967 में देखने को मिला। 1967 में जब राजीव गांधी सरकार का पहला विस्तार था, उसमें ही सिर्फ ये देखने को मिला था संसदीय सचिव। ये क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? इन सबकी सहायता के लिए ही रखे जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होते। ये संसद में ये कहते हैं कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इन सभी की सहायता हेतु इनको रखा जाता है। लेकिन अब 1967 के बाद से इसको हम नहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हो ये विलुप्त हो रहा है ना, तब से नहीं देखा गया ये। तो ये तो रही बात कैटेगराइजेशन की, संरचना की।
कि हमारे किस टाइप के मंत्री होते हैं। तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद, ठीक है, इसके अंतर्गत सारे मंत्री आएंगे, कैबिनेट प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दो कैटेगराइजेशन होता है, एक मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल क्या एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ नहीं है। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आ जाएंगे, आपके जितने भी टाइप के मंत्री होंगे, और मंत्रिमंडल में वही मेन मंत्री जो हमने कैबिनेट मंत्री में बताया था, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल कहलाता है, और मंत्रिपरिषद पूरी मंत्री कह सकते हो परिषद होती है, उसके अंतर्गत सारे जो मंत्री आ जाते हैं वो होती है हमारी मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल मतलब केवल और केवल जो मुख्य रूप से जिनको विभाग दिया गया है, कैबिनेट वाले मंत्री, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 88 की। आर्टिकल 88 कहता है कि जो मंत्री होते हैं वो किसी भी सदन में, मंत्री किसी भी सदन में बोल सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक अगर हो रही है तो संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सदन की कार्य जो प्रणाली है उसमें भाग सकते हैं, कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन हर जगह मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान सिर्फ उसी सदन में करेंगे, उसी सदन में करेंगे जिस सदन के सदस्य होंगे। कहने का मतलब अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो वही मतदान करेंगे, और अगर लोकसभा का है तो वहाँ पर मतदान करेंगे। भाग तो ले सकते हैं कार्यवाही में किसी भी सदन में, स्वतंत्र है, लेकिन अगर वहाँ पर मत देने की बात आएगी, ठीक है, निर्णय देने की बात आएगी, तो मत सिर्फ वही देंगे जहाँ के वो सदस्य हैं। तो ये तो रही बात हमारे मंत्रिपरिषद के एक संरचना की। अब इनका कुछ उत्तरदायित्व भी होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या उत्तरदायित्व होता है इनका? तो जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनका दो तरह का उत्तरदायित्व होता है। पहला है, हम उत्तरदायित्व की बात करें, दो तरह का उत्तरदायित्व होगा इनका, एक सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत। बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। आर्टिकल जब हम 75 पढ़ रहे थे तो तीन चीज़ें वहाँ पर पढ़ी थी। पहली चीज़ तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करेगा, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। दूसरी बात कही थी कि जो मंत्री होते हैं वो प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ठीक है। प्रसाद पर्यंत का ही मतलब होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो 75 का 2 हो जाएगा यहाँ पर। और तीसरी चीज़ हमने कही थी कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व उसका होता है। अब बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी?
धड़ाम से गिर जाएगी, मतलब पूरी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। त्यागपत्र देना होता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के मंत्री हों या राज्यसभा के, चाहे जहाँ के मंत्री हों। अगर मंत्री हैं और अपना जो विश्वास मत अगर खो दिया है तो वहाँ पर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, और अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद धराशायी हो जाएगी और सारे मंत्रियों को क्या करना होगा, एक साथ सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना होगा। और मंत्री चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, डजेंट मैटर, उनको त्यागपत्र देना ही देना होगा। एक चीज़ और बात आती है दिमाग में, अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने विश्वास मत खो दिया है तो क्या राष्ट्रपति उस विश्वास मत खोई हुई मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्यकारी है? तो वहाँ पर आंसर आएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मंत्रिपरिषद का जो विश्वास है वो लोकसभा पर बना रहेगा तब तक तो वो सलाह मानेगा राष्ट्रपति, लेकिन अगर विश्वास मत ही खो दिया है तो वहाँ पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या है, विवश नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे विश्वास मत खोने पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर विश्वास मत नहीं रहेगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। एक चीज़ हम बात कर रहे थे पीछे, उसको डिस्कस कर लेते हैं, छूट गया था। किचन कैबिनेट की, जब हम कैबिनेट बात कर रहे थे तो एक किचन कैबिनेट, किचन का मतलब होता है आंतरिक कैबिनेट। आंतरिक कैबिनेट क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि कुछ 15 से 20 मंत्रियों का समूह हो जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 15 से 20, और यही लोग क्या होंगे, सारे निर्णय को अपने अंदर ही मतलब निर्णय लेकर, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह दे देते हैं। कहने का मतलब पूरी मंत्रिपरिषद, कभी कदार ही ऐसा हुआ होगा कि जब पूरी मंत्रिपरिषद ने एक साथ ही बैठकर किसी भी डिसीजन को लिया हो। ज़्यादातर क्या करते हैं, यही जो अंदर के कैबिनेट के मंत्री होते हैं, है ना, 15 से 20, यही लोग क्या करते हैं, सारे निर्णय ले लेते हैं और राष्ट्रपति तक अपना सलाह पहुंचा देते हैं। तो बस और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यही है कि कुछ व्यक्ति ही सलाह लेकर, ऐसे मान लीजिए घर में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, ठीक है, अब 10 सदस्य हैं तो सबसे तो एक बार से नहीं पूछा जाएगा कि बच्चों से भी पूछ रहे हैं, है ना, मम्मी से, पापा से, तो क्या करेंगे वहाँ पर मम्मी पापा और बड़े भैया जो हैं, है ना, उनसे ही सलाह लेकर किसी भी काम को कर दिया जाता है, सबसे नहीं पूछा जाता है। तो उसी तरह जो मुख्य लोग होते हैं या मुख्य मंत्री होते हैं, उन्हीं से मिलकर ये किचन कैबिनेट बनती है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे सामूहिक उत्तरदायित्व की। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ही था कि अगर विश्वास मत खो दिया है तो पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो धराशायी हो जाएगी, और अगर विश्वास मत नहीं है तो वहाँ पर राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए विवश नहीं है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक रूप से तो उत्तरदायित्व होते हैं, कहने का मतलब जो मंत्रिमंडल का जो डिसीजन होता है वो पूरी के सारे मंत्रियों को मानना ही मानना पड़ता है, जो भी केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होता है सारी मंत्रिपरिषद को मानना पड़ता है। ये तो हो गई सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की। लेकिन आर्टिकल 75(2) कहता है कि जो मंत्री होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, प्रसाद पर्यंत कार्य
करेंगे। कहने का मतलब प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। यदि ऐसा कोई मामला आता है जहां पर जो व्यक्तिगत मंत्री है उसके विचारों में मतभेद हो जाता है, किसमें? विचारों में मतभेद। और ये विचारों में मतभेद किससे होगा? अपनी ही मंत्रिपरिषद से। अगर अपनी ही मंत्रिपरिषद के विचारों से मतभेद है तो वहां पर उसको क्या करना होगा? व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र देना होगा। तो यही हो गई हमारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। या मंत्री के कार्यों से संतुष्ट ना होने पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उस मंत्री को पद से हटा सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी भी मंत्री के विचारों में मतभेद है, वह अपनी मंत्रिपरिषद से हटकर काम कर रहा है, हटकर करने का मतलब पूरी मंत्रिपरिषद एक तरफ है और उसका मत एक तरफ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको त्यागपत्र देना ही देना होगा। अगर वो त्यागपत्र नहीं देगा तो क्या होगा? उसको पद से हटा दिया जाएगा। वो कैसे हटाया जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो वहाँ पर काम करता है। तो किसी भी दोनों कंडीशन में हैं, या तो विचारों में मतभेद हो या मंत्री के कार्यों से संतुष्ट ना हो। अगर मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री भी क्या करेगा? सलाह देकर उसको हटा सकता है। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए एक विचारक थे लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो एक साथ तैरती है और एक साथ क्या होती है? डूब जाती है। कहने का मतलब सामूहिक रूप से उसका उत्तरदायित्व बनता है लोकसभा के प्रति। अगर विश्वास मत में रहेगी तब तो बनी रहेगी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद। विश्वास मत खोते हुए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ठीक है ढह जाएगी वहीं पर और सरकार कहने का मतलब गिर जाएगी। तो ये तो रही बात हमारे संघीय मंत्रिपरिषद की। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।